थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ 2 days, दैट इज़ 16th एंड 17th. आई वॉज नॉट एबल टू शूट द वीडियो बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड ऑल्सो जन्माष्टमी का भी अवसर था, तो उसमें थोड़ा बिजीनेस थी. साथ ही साथ 15 अगस्त का भी था, तो ये 3-4 दिन बहुत बिजी गए हैं. एंड उसके साथ साथ आई एम इन टू वन जॉब ऑल्सो, सो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी. सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं टुडे का एक कंपाइलेशन वीडियो लाऊंगी जिसमें 2 दिन के न्यूज़ इकट्ठे होंगे एंड धीरे धीरे आई वुड शिफ्ट टू वीकली करंट अफेयर्स सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल. और बीच बीच में मैं आपसे प्रिपरेटरी टिप्स भी शेयर किया करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आज का सबसे पहला टॉपिक है गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ट्रीट गवर्नर्स एज एलियंस और फॉरेनर्स. So, a governor is not a mere post office, but a check on hasty legislation by the states. Center tells Supreme Court ahead of hearing on the presidential reference. तो अब ये जो इशू है बेसिकली ये दिस इज़ अ डिबेट ऑन रोल एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर्स. तो इसके तहत जो है गवर्नर्स चैप्टर दिस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. You need to minutely look on the details of this case बिकॉज जो भी है जैसा भी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या एक्सटेंट है, क्या पावर्स है गवर्नर की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसेप्चुअल बेसिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़रूर पूछेगा आपसे. So the Supreme Court is hearing a presidential reference on whether governors can delay or block state bills. अगर मैं बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूँ तो the union government told Supreme Court that governors cannot be treated as aliens or foreigners. Submission made by the Solicitor General Tushar Mehta before a constitution bench that was led by CJI B.R. Gavai. This triggered by an April judgment imposing a 3-month deadline on governor or president for clearing the state bills. Key arguments क्या हैं by the center? That governor is not mere a post office. Governors are not just a ceremonial head. They provide a check on hasty legislations by the state. दूसरा बात हो रही है यहाँ पर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी की. Governors are appointed by the President on aid and advice of the Council of Ministers. So they are constitutional actors. Now this is a very important term. They are constitutional actors, not mere emissaries of the center. Then तीसरा अगर मैं बात करूँ presidential reference justification arises due to Supreme Court judgment restricting discretion of governors. Center argues governors should not be stripped of their limited constitutional discretion. तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है इस पर कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन नॉट बी यूज टू री ओपन और नलिफाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. गवर्नर्स शुड नॉट मिस यूज द डिस्क्रिशन टू डिले द बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस. सबसे पहला आपका आर्टिकल 153 आ जाता है जो कि गवर्नर फॉर ईच स्टेट के बारे में बताता है. दूसरा आर्टिकल 163 आ जाता है गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी पावर्स. तीसरा ऐसे आ सकता है तीसरा जो प्रोविज़न है आर्टिकल 200 का, गवर्नर कैन एसेंट विद होल्ड और रिजर्व द स्टेट बिल्स फॉर द प्रेजिडेंट. ये जो मैंने आर्टिकल्स आपको बताएं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इस पर थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आप जो बैराक आती है कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर आप जाके सर्च कर लीजिएगा दैट व्हाट आर द पावर्स एंड एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नर्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द यूपीएससी सिग्निफिकेंस तो यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नर आ जाता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में गवर्नर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय द गवर्नर्स फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन. एंड सेकेंडली सेंटर स्टेट रिलेशंस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब मेंस में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस. मेंस में सबसे पहला क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंशन discussed in the light of recent Supreme Court hearings. Critically examine the significance of governor's role as a constitutional actor and its impact on center-state relations.
सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ट्रम्प ड्रॉप्स द सीज फायर डिमांड, सेज कीव शुड मेक अ डील टू एंड अ वॉर। अब ये देखिए भाई के कैसे सुर बदल गए, ट्रम्प भाई साहब के कैसे सुर बदल गए। इंडिया वेलकम्स द प्रोग्रेस मेड टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। सो जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने आफ्टर मीटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्रॉप्ड हिज अर्लियर इंसिस्टेंस ऑन अ सीज फायर। मतलब उन्होंने जो पहले डिमांड रखी थी सीज फायर की, उसका जो इंसिस्टेंस था, उस पर जो प्रेशर डाल रहे थे वो रशिया पे, वो सब उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। इंस्टेड ही अर्ज्ड कीव टू नेगोशिएट अ सेटलमेंट विद द मॉस्को। यानी अब ये यूक्रेन को, ये भाई साहब जो हैं, ये यूक्रेन को बोल रहे हैं कि ये एक सेटलमेंट प्लान करें। देखिए कैसे सुर बदलते हैं। दैट इज़ वाई it is always said that you cannot trust America, you cannot trust Donald Trump especially। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है कि कल सुबह उठ के कल क्या कह दे। So he is urging Kyiv, which is the capital of Ukraine, to negotiate a settlement with the Moscow. Trump argued Russia is a big power and Ukraine should make a deal to end the war. Putin described the meeting as timely and useful. Noting Russia respects the US stance on peace, Ukrainian President Volodymyr Zelensky spoke to Trump by phone and planned a US visit. India welcomed the progress made in the talks, viewing it as a step towards easing the conflict, though on concrete announcements। अब मैं बता रही हूँ आगे होने क्या वाला है। अब आगे ये होगा कि ट्रम्प जो है वो यूक्रेन पे प्रेशर डाल, अभी तक रशिया पे प्रेशर डाला था तो रशिया तो झुका नहीं। अब वो क्यों ही झुकेगा? क्योंकि वो तुम्हारे रहमो करम पे तो पल नहीं रहा है। तुम उसको वेपन्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसके खुद के डेवलप वेपन्स हैं एंड एवरीथिंग है। अब वो प्रेशर डालेगा यूक्रेन पे। सो नाउ ही इज़ गोइंग टू प्रेशराइज यूक्रेन। उसको छोटा मोटा एक कहते हैं ना, जैसे खिलौना पकड़ा देना, झुंझुना पकड़ा देना, उसको झुंझुना पकड़ा देगा, कहेगा कि तुम यार देखो इन सब चीज़ों को बंद करो, ताकि मुझे जो है नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिल सके। सो दिस इज़ द मेजर प्लान ऑफ ट्रम्प। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाउ डॉक्यूमेंट डेफिसिट्स में रिस्क डिफ्रेंचाइजिंग द पुअर, इरोडिंग ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन। अब इसकी मैं बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर वोटर रोल्स एंड इलेक्शंस, lack of birth or marriage certificates, ration cards, passports or property papers disproportionately affects the poor and marginalized community. So this linked to the debates on citizens verification, voter IDs and trust in the election commission. Key issues की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट डेफिसिट्स सबसे पहले आ रहे हैं, जहाँ पर पुअर हाउस होल्ड जो हैं दे ऑफन लैक बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड आइडेंटिटी प्रूफ्स। देन वुमेन, दलित्स, आदिवासीज एंड माइग्रेंट्स आर ऑलमोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस which are to the exclusions. Then multiple surveys show large variation across the states in document position. डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क भी इमर्ज होकर आ रहा है, दैट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पीपल मे बी लेफ्ट आउट ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। सो दिस थ्रेटन्स द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गारंटीड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो रिच हाउस होल्ड मोर लाइकली टू पोजेस वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, पुअर ग्रुप्स स्ट्रगल विद डॉक्यूमेंट रिन्यूअल, करेक्शंस और एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, creates systematic inequality in exercising voting rights, public perception, growing mistrust in the election commission due to document related exclusions, fear that the election commission may be biased or inefficient, affecting the credibility of the elections। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेफरेंसेस की, जो कि यहाँ पर बात की गई है, उसकी बात करूँ तो सबसे पहला आपका आर्टिकल 326 आ जाता है, प्लीज़ लुक इनटू इट। इसका जो बेसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। देन दूसरा आ जाता है आर्टिकल 324, पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। थर्ड आपका आ जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, दैट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। आपका फोर्थ जो चैलेंजेस आ जाते हैं दैट इज़ द बैलेंसिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी विथ इंक्लूसिविटी।
Now, if we talk about the implications of it, so this weakens democratic legitimacy if poor and marginalized groups are excluded, risk creating systematic bias in voter participation. This could erode citizens' trust in the EC and overall election process. Now, if we talk about the UPSC relevance, यहाँ पर पॉलिटी इन गवर्नेंस में रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन आ जाता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ जाते हैं एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. एडिशनली जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. देन मेंस में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. दैट डॉक्यूमेंट डेफिसिट रिस्क वीकनिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, डिस्कस विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. दूसरा ऐसे आ सकता है, evaluate the challenges of ensuring electoral inclusivity in a diverse and economically unequal society like India. दूसरा वाला क्वेश्चन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर अराइविंग फॉर बाउंड्री टॉक्स. अब यहाँ पर जो बात हो रही है, दिस इज़ अबाउट द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी who will visit India in between 18 to 19 August for the 24th round of special representation talks. इसको short form में SR talks भी कहते हैं, on India-China border issues. His visit is invited by National Security Advisor Ajit Doval. So this is seen as a significant diplomatic step amid the India's strained ties with the US over high tariffs imposed by President Donald Trump. Wang Yi has openly opposed the US tariff system, calling it a violation of World Trade Organization principles. During the visit, he will also hold bilateral talks with External Minister S. Jaishankar. India and China have recently resumed the trade discussions through designated trade points, signaling progress in restoring relations. The visit comes across and against the backdrop of shifting geopolitics, including India's Operation Sindoor against Pakistan. New Delhi aims to balance its relation with both US and China while managing boundary disputes and trade issues with Beijing, making its engagement an important step in the regional diplomacy. So next topic is scientists find जीन दैट स्टॉप्स राइस फ्रॉम ब्रेकिंग. अब मैं अगर इसके बेसिक समरी के बारे में बताऊँ तो राइस जो है दैट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन and often suffers from grain breakage during the milling due to the trait called chalkiness. So this is a trait due to which the rice breaks. Chalky grains have opaque patches that make them fragile, reducing both yield and quality. Recently, researchers from the Agricultural College of Yangzhou University in China identified the gene CHOC9 linked to the chalkiness in the rice. By sequencing 175 rice varieties, they discovered that less chalky varieties had a DNA segment on chromosome 9 that promoted higher expression of CHOC9. In contrast, chalky varieties lacked this segment. The gene was regulated by transcription factor OSB3, which activated CHOC9 when present. The protein encoded by CHOC9 belongs to E3 ubiquitin ligases involved in starch regulation. Further, researchers found that another protein called OSEBP89 tagged starch making proteins for destructions, thereby increasing the chalkiness. CHOC9 modified OSBEP89, preventing this degradation, allowing starch to be stored effectively. Surveying 127 varieties, they observed that low chalkiness LLA CHOC9L was rare before 1990 but became common later due to the breeding programs aiming at better grain quality. This breakthrough now enables breeders to directly introduce CHOC9L. So basically CHOC9L is an improved variety into the rice varieties to reduce the chalkiness, enhance milling quality and secure global food supplies.
सो अगर हम प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है चॉक 9 जीन जो है राइस में वो किस ट्रेट से एसोसिएटेड है. दिस इज़ डिफरेंटली रिलेटेड टू द चॉकीनेस ऑफ द ग्रेन्स. देन चॉक 9 एल के बारे में पूछ सकते हैं जो कि एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसमें चॉकीनेस की जो यानी चॉकीनेस एक वो फैक्टर होता है जो कि ब्रेक करने में राइस को हेल्प करता है ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस एंड दिस कॉजेज डिस्ट्रप्शंस इन द ट्रेड ड्यू टू द क्वालिटी डिग्रेडेशंस. तो चॉक 9 एल एज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी जिसमें ये चांसेस कम रहते हैं. सो उससे रिलेट करके भी चॉक 9 एल करके से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं. मेंस के बारे में अगर हम पूछें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कवर अप हो जाता है क्योंकि इसमें जीन एडिटिंग की बात हो रही है. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है हाउ कैन जेनेटिक ब्रेक थ्रूज contribute to agricultural sustainability and global nutrition. So this kind of questions can come. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बैलेंसिंग कोड एंड कॉमर्स इन यूके ट्रेड कॉम्पैक्ट. अब मैं इसको आपको बेसिकली समराइज करके बता दूँ तो दिस इज़ अबाउट द इंडिया यूके ट्रेड कॉम्पैक्ट दैट एम्स टू बैलेंस कॉमर्स विद डिजिटल रूल्स reflecting evolving global trade priorities. India's strength lies in IT services and digital exports, while the UK seeks access to India's growing market. However, challenges include regulatory barriers, high tariffs, and concerns over cross-border data flow. So there are some concerns with respect to the data flow. India emphasizes data sovereignty, consumer protection, and fair taxation of digital services, while the UK pushes for liberalized digital trade norms. The compact highlights the tensions between economic growth and safeguarding the sensitive data. It also impacts sectors like textile, leather, and agriculture, while the tariffs reduction and market access could benefit Indian exporters. However, over-dependence on concessions without addressing the systematic barriers may dilute the long-term gains. So thus, while the Trade Pact offers opportunities for boosting the bilateral trade, it must carefully balance digital governance, domestic industry interest, and geopolitical considerations. Success depends on aligning the code, digital rules with commerce, trade expansion, etc. अब नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉबेबल क्वेश्चंस तो मेंस में ऐसे आ सकता है ये मेंस ओरिएंटेड ही होगा बिकॉज इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस. सो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया यूके ट्रेड कॉम्पैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू डिजिटल ट्रेड एंड डेटा प्रोटेक्शन. अब इसे इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसी डायरेक्टली कभी भी यूपीएससी नहीं पूछ सकता है, बट कहीं ना कहीं थीम यही रहेगी जो क्वेश्चन की है, थीम वुड बी सेम. दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं हाउ कैन इंडिया बैलेंस डेटा सॉवरेनिटी विद ग्लोबल डिजिटल कॉमर्स इन इट्स ट्रेड नेगोशिएशंस. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंसर्जेंसी, द डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म. The article basically examines the politics of insurgency and the decline of Naxalism in India. While global terrorism has evolved into AI-driven and ideologically diverse forms, India has witnessed a gradual weakening of left-wing extremism, that is LWE, particularly the Naxalism. Now Naxalism क्यों important है? Because ये कहीं ना कहीं आपका internal security को cover up करता है. सो अब नक्सलिज्म जो है बेसिकली ये इंस्पायर्ड है बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी एंड मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी थॉट. सो वंस posed a major internal security threat across the central and eastern India. However, factors such as better governance, development initiatives, improved the security operations, and erosions of ideological support that have reduced its influence. The Indian state's multi-pronged strategy since the early 2000s combined security crackdowns with developmental outreach, use of special forces, road and infrastructure building in the Maoist affected areas, and welfare schemes weakened the insurgent bases. The elimination of top leaders and internal divisions further weakened the movement. Civil society's declining sympathy improved state capacity, and electoral democracy also undermined its legitimacy.
However, the article cautions that while Naxalism has declined, insurgencies adapt a new term of terrorism that may emerge with the advanced technology, AI, and the global linkages. Thus, while India has succeeded in reducing the Naxalite threat, continued vigilance, inclusive development, and strengthening democratic institutions remain crucial to prevent resurgence or mutation into new extremism reforms. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोबेबल क्वेश्चंस, यहाँ पर एक टर्म आ जाता है ऑपरेशन ग्रीन हंट, उसके बारे में आप देख लीजिएगा. देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका नेशनल सिक्योरिटी में जो इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्टर आ जाता है उससे रिलेट कर जाता है और उससे मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. नक्सलिज्म के ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं आपको एक टाइप बता दे रही हूँ, एक थीम बेस्ड क्वेश्चन बता दे रही हूँ. सबसे पहला ऐसे आ सकता है, एग्जामिन द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया. हाउ फार कैन डेवलपमेंट इनिशिएटिव सप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स इन एड्रेसिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. दूसरा ऐसे आ सकता है, डिस्कस द फ्यूचर चैलेंजेस पोज्ड बाय इवॉल्विंग forms of insurgency and terrorism, especially with the rise of artificial intelligence and global linkages. नेक्स्ट टॉपिक है मेजर जीएसटी शेकअप, 12% एंड 28% स्लैब्स टू बी एक्स्ड. अब ये सेंटर जो है इसने प्रपोज किया है कि देर इज़ अ मेजर जीएसटी रिफॉर्म बाय एलिमिनेटिंग 12% एंड 28% टैक्स रिफॉर्म and retaining only 5% and 8% rates, along with a few concessional below 1% and high sin tax. अब ये sin tax क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए. This is a sin tax spelling, that is 40% of the items. About 99% of the goods in the 12% slab will move to 5%, while 90% of the items in the 28% slab will shift to 18%, aimed at reducing the tax burden, curbing evasions, and widening the tax space. The reform is projected as next generation GST reforms. So इसमें जो एक टर्म आ जाता है sin tax का, this is very important. ये यूपीएससी की टर्म्स के रूप में पूछ सकता है आपसे कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था एंड ऐसे करके आया था, इसका डेफिनेशन क्या है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर इज़ नो डील ऑन द यूक्रेन वॉर अंटिल देयर इज़ अ डील. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली हाईलाइट करता है दैट डिस्पाइट द डिस्कशंस नो अग्रीमेंट हैज़ बीन रीच टू एंड द यूक्रेन वॉर. तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आफ्टर द टॉक्स विद रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन suggested Ukraine should negotiate with Russia rather than insisting on a ceasefire. तो मैंने जैसे कि बोला कि इन्होंने पुतिन भाई साहब ऐसे ट्रंप भाई साहब ने यहाँ पर अपने सुर बदल दिए हैं और अब वो फोर्स कर रहे हैं यूक्रेन को टू गो इनटू नेगोशिएशंस. अभी तक ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे बट नाउ ही इज़ सेइंग कि कीव को जो है एक पीस मेंटेन करना चाहिए और पॉसिबली ओनली थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट इस चीज़ को डील करना चाहिए. सो दिस विल सिक्योर यूक्रेन सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ इट्स बॉर्डर. रशिया को सिर्फ इतना चाहिए कि वो नाटो में ना जाए. So Russia meanwhile emphasized respect for US positions but sought negotiations on its terms. The situation reflects the difficulty of achieving consensus as each side prioritizes different outcomes. Ukraine demands full restoration of its land and independence while Russia seeks strategic concessions. India, observing the developments, welcomed the progress but noted the lack of concrete results. The conflict, ongoing since Russia's invasion in February 2022, continues to pose a geopolitical and humanitarian challenges, with any resolution hinging on difficult compromises between Moscow and Kyiv. So next topic is scientists turn Escherichia coli bacteria into mercury sensor. Researchers from Imperial College London and Zhejiang University have developed a programmable bioelectronic sensor
by genetically engineering the Escherichia coli bacteria. Unlike traditional fragile enzyme based biosensor, यानी पहले के जो traditional biosensors होते थे वो enzyme based रहते थे, these living cell based devices are self repairing, cost effective and capable of functioning in the complex or contaminated environments. The team designated a molecular biosensor with three components: sensing, information processing, and output. Then the bacteria produced finishing compounds which generated an electrical signal detectable through voltammetry. So the two biosensors were demonstrated. सबसे पहला जो है वो डिटेक्ट करता है एराबिनोज को, जो कि एक कॉमन शुगर है इन द लैब मीडिया विद इन 2 hours. एंड अनदर जो है, जो दूसरा वाला है, वो मर्करी आयंस इन वाटर उनको ट्रेस करता है, which are below the amounts of mercury which are below the WHO's safety limit within 3 hours. So the mercury sensors was enabled by introducing a protein. उस प्रोटीन का नाम है MER capital R, MER, which enhanced the phenyzine production when mercury was present. Additionally, an and logic gate was incorporated, producing signals only when two specific molecules appeared together. So this innovation establishes a proof of concept for low cost living biosensors capable of detecting compounds and providing real time electronic outputs. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट द हेल्थ. अब ये जो है ये टॉपिक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंटल कंसेंसस सिंस इट रिलेट टू द इन्वायरमेंट टॉपिक एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिक. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली डिस्कस करता है सीरियस हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल थ्रेट्स विच इज़ पोज्ड बाय द प्लास्टिक पोल्यूशन. डिस्पाइट ग्लोबल नेगोशिएशंस इन द जेनेवा, around 180 countries have failed to agree on binding treaty to regulate plastics use, leaving the issue unresolved. Plastic derived from crude oil, यानी कि जो प्लास्टिक है उसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम क्रूड ऑयल, are widely used in packaging, construction, transport and medical equipments due to their versatility, but their production and disposal release harmful chemicals. अब स्टडीज़ ने दिखाया कि 4 other chemicals are associated with plastics. Many of them are toxic, persistent and bioaccumulative. Substances like phthalates, bisphenols, flame retardants and PFAS are linked to cancers, hormone disruptions, reduced fertility and developmental problems. Microplastics, tiny plastic fragmentations, have entered the food, water, and even human bloodstreams with potential long-term health consequences. India, a major consumer and producer of plastic, supports global talks but stresses balancing environmental concern with economic needs. Overall, plastic pollution is emerging as a pressing public health crisis worldwide. So this is a major concern with respect to the plastic. अब प्लास्टिक पोल्यूशन से हेल्थ कंसर्न्स क्या होते हैं इस पर भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. सो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर नोट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इज द न्यू इनकम टैक्स लॉ मोर एक्सेसिबल. नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. जानते हैं इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है. सो यहाँ पर बात हो रही बेसिकली इनकम टैक्स बिल 2025 की, जो रिप्लेस करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट को रिप्लेस करता है. दिस इज़ पास्ड इन लोकसभा ऑन August 11, 2025 ड्यूरिंग द मानसून सेशन. एम क्या है? दिस इज़ टू सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज द इनकम टैक्स लॉ, नॉट टू चेंज टैक्स स्लैब्स और रेट्स. सो वाई अ न्यू लॉ इज़ नीडेड. सबसे पहले आप जानते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है कि 1961 का जो एक्ट था वो आउटडेटेड था और हेविली एमेंडेड था, मेकिंग इट कन्वोल्यूटेड. So this created excessive discretion for tax officials, harassment of taxpayers, needed simplification, removal of jargon and greater clarity. So basically इसकी वजह ये जो 1961 का टैक्स एक्ट था
उसके तहत जो भी टैक्स ऑफिशियल्स थे वो टैक्स पेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मोलेस्ट करते थे। की फीचर्स ऑफ द बिल क्या है? स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले तो चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। पहले 47 चैप्टर्स थे, अब 23 कर दिए गए हैं। सेक्शंस को रिड्यूस कर दिया गया है। 819 पहले सेक्शंस थे एंड 536 अब हो गए हैं। देन देर आर मोर टेबल्स लाइक एंड फार्मूला ऑल्सो, शॉर्टर, क्लियरर एंड मोर कंसिसिव लॉ। सो ये जो एक्ट है बेसिकली टैक्स पेयर फ्रेंडली एक्ट है। द इनकम टैक्स रिटर्न्स कैन बी अपडेटेड अप टू 4 years, अर्लियर 2 years। पहले ये था कि 2 years था, अब 4 years हो चुका है। रैटिफिकेशन पॉसिबली विदाउट पेनल्टी टैक्स इंसिडेंट्स। पीरियड फॉर रीओपनिंग द असेसमेंट कट्स टू 5 years, अर्लियर लॉन्गर था। क्लैरिफाइड प्रोविजंस फॉर मैट एंड AMT। न्यू प्रोविजंस क्या है? टैक्स ऑफिशियल्स कैन डिमांड पासवर्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड पर्सनल ईमेल्स, कैन ओवरराइड एक्सेस कोड्स टू कंप्यूटर्स इफ नॉट प्रोवाइडेड। एक्सटेंडेड स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कंट्रोल। कंसर्न्स क्या है? सबसे पहला, अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देयर इज़ एन एक्सेस टू द कोड्स ऑफ कंप्यूटर एंड ओवरराइडिंग पावर्स भी हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू पासवर्ड्स एंड ऑल एवरीथिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी को वायलेट करेगा एंड देयर कैन बी पोटेंशियल मिसयूज ऑफ पावर्स बाय द ऑफिशियल्स। मैंडेटरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड्स इज सीन एज इंट्रूसिव। क्रिटिसिज्म क्या है? दिस कुड लीड टू टैक्स पेयर्स हैरेसमेंट डिस्पाइट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गोल्स। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन क्या है? दैट गवर्नमेंट एंड सिलेक्ट कमिटी आर्ग्यू दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑफन स्टोर्ड in emails, social media, messaging services, etc. Therefore, inclusion of these provisions was deemed necessary. सो यूपीएससी के रिलेवेंस में आपका आ जाता है प्रोबेबल क्वेश्चंस पे हम आते हैं। सबसे पहला ऐसे आ सकता है, डिस्कस हाउ द इनकम टैक्स बिल सीक्स टू सिंप्लीफाई द इंडियाज डायरेक्ट टैक्स regime. डू द न्यू प्रोविजन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड प्राइवेसी? सो इससे इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर आप ज़रूर आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा, टैक्स रिफॉर्म्स मस्ट रिड्यूस हैरेसमेंट वाइल वाइडनिंग द कंप्लायंस, क्रिटिकली एनालाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल। So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.